अस्सलाम वालेकुम। जो कल था टॉपिक वो हमने थ्योरेटिकली देखा था कि डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं। इसमें हमने इफ़ एल्स नेस्टेड इफ़ और एल्स इफ़ को देखा था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसे प्रैक्टिकली किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको ये पता ही है कि जब भी आप अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हो तो आप सारी की सारी पहले क्या करते हो, हेडर फाइल इंक्लूड करते हो, ठीक है। हेडर फाइल को इंक्लूड करने का मकसद ये है कि आप अगर printf और scanf को यूज़ करना चाह रहे हो तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हेडर फाइल studio.h के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो studio.h हमने किस लिए इंक्लूड किया, ताकि हम printf और scanf को यूज़ कर सकें। उसके बाद आपका क्या आता है, मेन फंक्शन आता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन की आपने क्या बताई, डाटा टाइप बताई, उस मेन फंक्शन का नाम बताया, फिर आपने ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाई, उसके बाद आपकी क्या आ गई, कर्ली ब्रेसेस आ गई, ठीक है। उसके बाद अब हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट को पहले देखेंगे। अब आप ये चाह रहे हो कि यूज़र क्या करे, स्टेटमेंट आप बना लो, एक क्वेश्चन बना लो कि यूज़र अगर वैल्यू एंटर करे 1 तो आपकी कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, मतलब इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर 1 के अलावा कोई भी यूज़र वैल्यू एंटर करे तो आपकी कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, फेल हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपने यूज़र से इनपुट लेनी है एक, तो आप क्या करोगे, इसके लिए एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मकसद ये है कि आपने एक वेरिएबल का नेम दे दिया और उसके बाद उसकी डाटा टाइप बता दी, ठीक है। अब आपके पास वेरिएबल क्या है, ए है, उसकी डाटा टाइप क्या है, इंट, और एंड पे आपने क्या लगा दिया है, सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद आप प्रिंटफ यूज़ करोगे। प्रिंटफ आप इसलिए यूज़ करते हो ताकि जो यूज़र है जो इनपुट देना चाह रहा है उसे पता चल जाए कि उसने किस तरह की इनपुट देनी है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है। तो प्रिंटफ के अंदर प्रिंटफ का सिंटैक्स क्या है, आप प्रिंटफ लिखते हो, उसके बाद आप ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाते हो, और उसके बाद क्या आ जाती है, आपकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाती हैं। उसके अंदर आप क्या लगाते हो, फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाते हो। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी लिखोगे वैल्यू वो आपकी क्या हो जाएगी, वैसे ही प्रिंट हो जाएगी आपकी कंसोल स्क्रीन पे। अब आप ये कह रहे हो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो आप इसके अंदर जो भी चाहो लिख सकते हो, लेकिन प्रिंट स्कैनफ से पहले प्रिंटफ का लिखने का मकसद ये है कि यूज़र को आइडिया हो जाए कि यूज़र ने किस तरह की इनपुट एंटर करनी है, ठीक है। तो उसे पता चल जाएगा कि उसने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, ए की वैल्यू एंटर करनी है। तो आपने उसके बाद क्या किया, स्कैनफ यूज़ किया। स्कैनफ क्या करता है, यूज़र से इनपुट गेट करने के लिए यूज़ करते हो आप। तो स्कैनफ लिखने के बाद आप क्या करते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाते हो। उसे लगाने के बाद आप क्या करते हो, फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाते हो। फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाने के बाद आप क्या करते हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हो। और जो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है, जो आप यूज़र से क्या ले रहे हो, इनपुट लेने वाले हो जिस वेरिएबल की, उसकी आपने क्या देखनी है, डाटा टाइप देखनी है। उसकी डाटा टाइप के हिसाब से आप क्या करते हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हो। अब ये करने के बाद आप क्या लगाते हो, कोमा। कोमा के बाद आप क्या करते हो, एड्रेस ऑपरेटर लगाते हो। एड्रेस ऑपरेटर के बाद आप उस वेरिएबल का नेम लिखते हो जिस वेरिएबल की आप वैल्यू यूज़र से गेट करना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो। तो वो वेरिएबल आपने कौन सा लिखा है, वेरिएबल ए है। वो लिखने के बाद आप क्या करते हो, एंड पे सेमी कॉलन लगाते हो। सेमी कॉलन लगाने के बाद आप क्या करते हो, अब हमने किसकी देखना है, अब हमने सिंपल इफ़ का देखना है कि सिंपल इफ़ आपके पास क्या करता है। तो आप क्या लिखोगे, इफ़ लिखोगे। इफ़ लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, ए इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जब भी यूज़र ए की वैल्यू क्या देगा, 1 एंटर करेगा, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और आपने इधर एक बात का ख्याल करना है कि अगर आप सिंगल इक्वल लगाते हो, अगर मैं लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, जो सिंगल इक्वल है ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी होगी, है 1। मतलब कि मैंने 1 वैल्यू किसे असाइन करवा दी, ए की वैल्यू असाइन करवा दी, ठीक है। अब डबल इक्वल का मतलब ये है कि ये कंपेयर करेगा वैल्यू को, ये कंपेयर करेगा कि क्या वेरिएबल ए की वैल्यू क्या है, इक्वल है 1 के, और ये वैल्यू असाइन नहीं करेगा। जबकि जो सिंगल इक्वल है वो आपको
वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे हम फिलहाल के लिए ख़त्म कर देते हैं। इफ़ के अंदर आपने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। अब इफ़ का सिंटैक्स क्या है, आप इफ़ लिखते हो, इफ़ के बाद क्या लगाते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाते हो, ठीक है। उसके अंदर आप क्या लगाते हो, कंडीशन लगाते हो। उसके बाद आप क्या लगाते हो, कर्ली ब्रेसेस लगाते हो। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिखोगे वो किसका पार्ट होगा, इफ़ का पार्ट होगा। तो प्रिंट एफ में आप कह दो यू एंटर 1, ये आपका क्या हो गया है, इफ़ की कंडीशन होगी। इसका मतलब ये है कि जब भी यूज़र क्या करेगा, ए की वैल्यू अगर यूज़र ने 1 एंटर की तो आपकी ये कौन सी कंडीशन, इफ़ की कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और ये कर्ली ब्रेसेस वाला कोड आपका चल जाएगा। अगर यूज़र क्या करता है, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू एंटर करेगा तो आपका इफ़ वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और ये जो कर्ली ब्रेसेस है, जो इफ़ का पार्ट है, वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये है सिंपल इफ़ वाला स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ़ में आपके पास अल्टरनेटिव नहीं होता। अल्टरनेटिव का मतलब कि अगर आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो एज वाला पार्ट या फॉल्स की कंडीशन में आप कोई भी नहीं लगाते कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या हो, ठीक है। तो इफ़ में आप इतना ही करते हो। अब आप इसे एग्जीक्यूट करके देखो। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे और वैल्यू से आप क्या साइन करवाओगे, वैल्यू आप कह लो 1 असाइन की, तो आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यू एंटर 1 आपका प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि जो यूज़र ने ए की वैल्यू एंटर की थी वो क्या थी, 1 है। अगर आप 1 के अलावा कोई भी वैल्यू एंटर करोगे, लेट्स सपोज आपने 2 एंटर किया, तो आपकी कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपने आपकी कंडीशन क्या होगी है, फॉल्स होगी है, फेल होगी है। अब आप ये चाहते हो कि अगर आपकी जो कंडीशन है क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो वो क्या करे, तब भी आप क्या कुछ ना कुछ स्टेटमेंट चलें। तो आप उसे किस में रख देते हो, वो एल्स के अंदर आप उसे रख देते हो। एज में क्या होगा, जब भी इफ़ की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो आप इसके अंदर आपका कौन सा कोड वाला कौन सा पार्ट रन होगा, एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो एल्स में आप लिख सकते हो, यू डू नॉट एंटर 1, ठीक है। ये आप लिख सकते हो सिंपल, ठीक है। अब जो मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये जो है फिक्स नहीं है, ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, आप स्टेटमेंट लिखोगे ये वाली। तो हमने देखा कि इफ़ किस तरह काम करता है। इफ़ में, सिंपल वाले इफ़ में क्या होता है, सिर्फ आपकी अगर कंडीशन ट्रू है तो तब भी आपका इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आपने इसका अल्टरनेटिव नहीं रखा कि अब आपकी अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा। इफ़ एल्स में ये था जो अब आपने इम्प्लीमेंट किया। इफ़ में अगर आपकी इफ़ वाली कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो किसके अंदर वो आएगा, एल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप 1 के अलावा कोई भी वैल्यू एंटर करोगे तो वो किसके अंदर आएगी, एल्स के अंदर आएगी, ठीक है। तो यू डू नॉट एंटर 1, तो ये किसके अंदर एग्जीक्यूट हुआ, 1 के अंदर, एज वाले पार्ट का, एज वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो एक ही टाइम में आपने ये बात याद रखनी है, एक ही टाइम में ना तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या चल सकती हैं, कि ये नहीं हो सकता कि इफ़ की जो अंदर आपने स्टेटमेंट लिखी वो चल जाए और जो एल्स के अंदर लिखी है वो, एक ही टाइम में दोनों स्टेटमेंट्स आपकी नहीं चल सकती। दूसरा ये कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक टाइम में इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ना चले, ठीक है। तो तब जब भी आपका कोड रन होगा, इफ़ या एल्स में से कोई ना कोई आपकी स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है। ये अब बात आपने याद रखनी है। अब उसके बाद आप देखते हो नेस्टेड इफ़ को, ठीक है। नेस्टेड इफ़ को समझने के लिए आप ये कह लो, आप कहते हो इधर एक कि ए क्या है, ग्रेटर है 0 के, ठीक है। एक ये कंडीशन होगी आपकी, ठीक है। अब इफ़ के अंदर आपने एक और इफ़ लगा दिया तो ये आपकी क्या बन गई है, नेस्टेड इफ़ की कंडीशन बन गई है। आपने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया, नेस्टेड इफ़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आपने कंडीशन ये लगाई है, इफ़ ए ग्रेटर देन 0, अगर आप ए की वैल्यू 0 से क्या करोगे, ज़्यादा एंटर करोगे, तो आप किसके अंदर एंटर हो जाओगे, ये कर्ली ब्रेसिस वाले
कोड के अंदर आप क्या हो जाओगे, एंटर हो जाओगे। इसके अंदर आपको एक क्या मिला, एक और इफ मिला। एक और इफ में आप कह लो कि आप एक कंडीशन लगा लो, इफ ए इज इक्वल टू 1, तो आप ये वाला पार्ट क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, पहले ये कंडीशन चेक होगी, यूज़र ने लेट्स सपोज एंटर की 1, तो 1 ग्रेटर है 0 की, यस। आप इसके अंदर आगे, इस करली ब्रेसिस के अंदर आगे, उसे पहली स्टेटमेंट इस करली ब्रेसिस के अंदर क्या मिली, इफ़ की मिली। अब इफ़ में आपने क्या लगाई है, जो ए है किसके इक्वल है, 1 के। ए की वैल्यू आपने क्या एंटर की, यूज़र ने 1, क्या 1 इक्वल है 1 के, यस। तो आपका कौन सा पार्ट चलेगा, ये वाला, ये ब्रैकेट्स वाला पार्ट चलेगा। अब क्या आप ये चाहते हो कि जो ये वाला इफ़ है, अगर ये कंडीशन आपकी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो उसमें क्या हो, तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, एक एज पार्ट बना दो। एज पार्ट में ये आपका क्या हो गया, एज पार्ट हो गया। तो आपका इधर आप क्या कर लो, यू डू नॉट एंटर वैल्यू 1, ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका जो है इफ़, ये वाला इफ़, अगर इसकी वैल्यू 1 ना हुई, तो आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो आपका ये वाला इफ़ है, ऐसे आप क्या बोलोगे, आउटर इफ़, और इस वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, इनर इफ़ बोलोगे। ठीक है, अब आउटर इफ़ का एज पार्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और इनर इफ का एज वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अगर आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी, तो आप किसके अंदर एंटर होगे, इस करली ब्रेसिस के अंदर एंटर होगे। अगर आउटर वाले इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो आप किधर एंटर हो जाओगे, इस वाले एज वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी ये कंडीशन क्या होगी, है ट्रू हो गई, तो आप किधर आ गए हो, इधर आ गए हो। अगर इनर वाले इफ की कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो आप किसके अंदर चले जाते हो, इस करली ब्रेसिस के अंदर चले जाते हो। अगर इस वाले इफ की जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आप किधर आ जाते हो, एज वाले पार्ट के अंदर आ जाते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये नेस्टेड इफ की आपकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो आप ये इधर ये स्टेटमेंट चेंज कर दो। आप ये लिख सकते हो, द वैल्यू इज़ लेस देन 0, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, कोड को एग्जीक्यूट करोगे। अगर आप -1 एंटर करोगे, तो क्या, कौन सा पार्ट चलेगा, पहले वाले इफ़ का एज वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या एंटर किया हुआ है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। और अगर आप माइनस वाली वैल्यू एंटर करोगे, तो इस वाले इफ़ का एज वाला पार्ट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आप वैल्यू एंटर करते हो ग्रेटर देन 0, जैसे कि मैं करता हूँ 2, तो वो किसके अंदर एंटर हो जाएगा, अगर आप 2 एंटर करते हो, यूज़र 2 एंटर करता है, तो 2 ग्रेटर है 0 की, यस। इसके अंदर आ गया, ये वाली स्टेट, इस वाले इफ़ के अंदर, इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर आ गया। उससे पहली स्टेटमेंट कौन सी मिली, इफ़ की। अब वैल्यू आपने क्या एंटर की है, 2, क्या 2 इक्वल है 1 के, नहीं। तो ये वाली आपका ये करली ब्रेसिस वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ़ वाले का कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एज वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यू डू नॉट एंटर वैल्यू 1। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, वैल्यू एंटर करते हो क्या 1, तो आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, यू एंटर 1। क्योंकि अगर आप कह रहे हो यूज़र ने एंटर किया 1, क्या 1 ग्रेटर है 0 के, यस। उसके बाद आगे हो आप इफ़ पर, क्या 1 इक्वल है 1 के, यस। तो आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी एग्जांपल होगी, है नेस्टेड इफ़ की एग्जांपल होगी। अब आप ये देखोगे कि अगर आपका जो कंपैरिजन है 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स का होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो नेस्टेड इफ है, वो आपका जो कोड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, और आपको प्रॉपर क्या करनी पड़ती है, इंडेंटेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपके पास आप क्या यूज़ कर सकते हो, इफ़ एज इफ़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इफ़ एज इफ़ का हम देखेंगे कि अब सिंटैक्स क्या है। अच्छा, इफ़ एज इफ़ क्या है, आप क्या करते हो,
इफ़ एल्स इफ के अंदर इफ़ स्टार्ट आपने क्या करना है, इफ़ से करना है। अब इफ़ के अंदर क्लोजिंग और ओपनिंग पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करोगे, कंडीशन लगाओगे, उसके बाद आपकी क्या है, कर्ली ब्रेसेस आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद इफ़ के बाद आप क्या लगा सकते हो, मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हो, ठीक है। मल्टीपल ये आपके पास एल्स इफ आ सकते हैं। और एंड पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, एल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एल्स के अंदर आप कंडीशन नहीं लगाओगे, आप सिंपल एल्स लिखोगे और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस लगा दोगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे। अब आप ये देखो कि अगर कंडीशन आपकी क्या हो गई है, पहली वाली ट्रू हो गई है, तो नीचे जितनी भी आपने एल्स इफ और एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसका मेरे कहने का मकसद ये है कि जिधर उसे कंडीशन ट्रू मिल गई, उससे नीचे वाला जितना भी है पार्ट उसका क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, वो उसे आगे रीड नहीं करेगा अगर आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। लेट्स सपोज हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ जो है, जो ए ज़ीरो के बराबर है, जो यूज़र ने वैल्यू अगर एंटर की ज़ीरो, तो आप प्रिंट करवा दो यू एंटर वैल्यू ज़ीरो, कि ये आपका क्या हो गया, इफ़ वाला पार्ट हो गया। अब एल्स इफ में भी आप क्या लिखोगे, कंडीशन ही लिखोगे, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग आपने क्या करनी है, इफ़ से करनी है। उसके बाद आपने अगर मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो आप क्या यूज़ करोगे, एल्स इफ यूज़ करोगे। तो एल्स इफ ए क्या है, ग्रेटर है ज़ीरो के, ठीक है। तो प्रिंट आप करवा दो क्या ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। उसके बाद आप आगे हो प्रिंट एफ में। प्रिंट एफ में आके लिखोगे, एक आप कंडीशन लगा दो, ए क्या है, अगर लेस है किससे, कह लो ज़ीरो के, तो ए इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। एल्स के अंदर आपकी वो कंडीशन होगी, आपकी तब स्टेटमेंट चलेगी जब ऊपर वाली सारी की सारी कंडीशंस क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं। तो प्रिंट में कह लो प्लीज़ एंटर वैलिड वैल्यू, ठीक है, ये आप कह दो। अगेन जो आप एल्स इफ के अंदर स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, मतलब स्टेटमेंट मतलब जो आप लिखते हो ना लाइन, तो एक लाइन को आप क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट बोलते हो। तो जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपने क्या स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है आपकी स्टेटमेंट्स। अब इसे लिखने के बाद आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूट में अगर आप वैल्यू क्या करते हो, ज़ीरो एंटर करते हो, तो आपका कौन सा पार्ट चलेगा, इफ़ वाला। यू एंटर वैल्यू ज़ीरो, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हुआ। अगर यूज़र एंटर करेगा वन, अगर यूज़र एंटर वैल्यू करेगा ज़ीरो, तो ज़ीरो इक्वल है ज़ीरो की, यस, ये वाला पार्ट चलेगा। अगर यूज़र एंटर करेगा क्या, कौन सी वैल्यू, ग्रेटर देन ज़ीरो, यूज़र ने एंटर किया वन, तो वन ग्रेटर है ज़ीरो के, यस, तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर यूज़र ने वैल्यू एंटर कर दी माइनस वन, माइनस टू, माइनस के अंदर, तो क्या माइनस वन लेस देन है ज़ीरो के, यस, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरह आपका फ्लो चलेगा, जहाँ पर आपकी कंडीशन ट्रू होगी उससे नीचे वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। अब आप इसे एग्जीक्यूट करो। अगर आप क्या करते हो, वन एंटर करते हो, तो आपका क्या एंटर होगा, क्या प्रिंट होगा, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हुआ। और अगर आप एंटर करते हो वैल्यू माइनस वन, तो आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला, ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। यू एंटर वैल्यू लेस देन ज़ीरो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एज में अगर आपकी कंडीशन तीनों की तीनों क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं, तो फिर एज वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये जो काम हमने इफ़ में किया, ये काम हम सिंपल इफ़ में तो कर सकते थे, मतलब हम एज इफ़ ना लगाते, हम सिंपल क्या लगाते थे, इधर इफ़ लगाते थे, ठीक है। तो इसमें मसला ये था आपके पास कि अगर आप क्या यूज़ करते, सिंपल इफ़ यूज़ करते,
तो आपकी हर एक स्टेटमेंट अगर ये कंडीशन ट्रू भी हो जाती तो उसके बाद सेकंड अगर इफ़ मिलता तो उसके लिए भी क्या होता, वो दोबारा चेक करता कंडीशन को। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती तो फिर भी वो इस स्टेटमेंट को भी चेक करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू भी होगी है ऊपर, तो सिंपल वाले इफ़ के अंदर वो हर बार क्या कर रहा है, आपकी कंडीशंस को चेक कर रहा है। लेकिन एज इफ़ में ऐसा नहीं है। एज इफ़ के अंदर जिधर भी उसे क्या मिलेगी, कंडीशन ट्रू मिलेगी, उससे नीचे वाले आपके क्या हो जाएंगे, पार्ट स्किप हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने देख लिया इफ़ की, इफ़ एल्स की, नेस्टेड इफ़ की, इफ़ एल्स इफ़ की हमने क्या देख ली हैं, एग्जांपल्स देख ली हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे स्विच क्या करता है। स्विच भी क्या है, इफ़ एज ही की तरह आप क्या करते हो, स्विच को यूज़ करते हो मल्टीपल ऑप्शंस के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात जो आपने स्विच के लिए ये याद रखनी है कि आपने जो स्विच है उसे आपने किस लिए यूज़ करना है, करैक्टर के लिए या फिर इंटीजर टाइप वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, आपने इसे सिर्फ इसलिए यूज़ करना है। ठीक है, तो स्विच लिखने का तरीका क्या है, आप क्या लिखते हो स्विच लिखने के बाद, स्विच क्या है, एक कीवर्ड। कीवर्ड आप लिखने के बाद आप क्या लगाते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाते हो। उसे लगाने के बाद आप क्या करते हो, उस वेरिएबल का नेम लिखते हो जिसकी बेसिस पे आप क्या करना चाह रहे हो, चूज़ करना चाह रहे हो वैल्यूज़ को, केसेस को। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि स्विच के अंदर आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट केसेस होंगे। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, आपकी सवाल की स्टेटमेंट के हिसाब से आप क्या बनाओगे, उसके केसेस बनाओगे। ठीक है, अब आप इसी तरह लगा लो कि जिस तरह आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हो ना, तो कॉल आप करते हो तो आपको कहता है कि अगर आपने इंटरनेट के मुतालिक आपको डिफ़िकल्टीज पेश हो रही हैं तो आप 1 मिलाएं। ठीक है, 1 डायल करें। अगर आपको बैलेंस चाहिए एडवांस तो आप क्या करें, 0 मिलाएं। तो इसी तरह ये है कि अगर आप क्या करते हो, उसके अलावा कोई बटन एंटर कर देते हो तो वो आपको एक प्री डिफाइंड मैसेज शो करवा देते हैं या वॉइस रिकॉर्ड शो करवा देते हैं कि आप क्या करो, वैलिड नंबर एंटर करो। तो इसी तरह स्विच के अंदर भी आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट केसेस होंगे। ठीक है, अगर कोई यूज़र क्या करता है, उन केसेस के अलावा कोई वैल्यू एंटर कर देगा तो हम उसे क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करवा देंगे। ठीक है, सिंपल था। अब आप बना लो केस। तो आपने अब देखा कि अगर आपने स्विच को यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, स्विच। स्विच के बाद आप ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाओगे और उसके अंदर आप क्या लिखोगे, वेरिएबल का नेम लिखोगे। उसके बाद आप क्या लगाओगे, कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। ये करने के बाद आप क्या लिखोगे, केस 1। ठीक है, केस लिखने के बाद, केस भी क्या है, आप कह लो कि ये एक कीवर्ड है। ये लिखने के बाद आप क्या लिखते हो, लेबल देते हो, वैल्यू देते हो। ठीक है, अब जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर की वैल्यू ए की 1, तो ये किसके लेबल के अंदर आएगी, केस 1 में आएगी। ठीक है, लेबल लिखने के बाद आप क्या लगाते हो, कोलन। कोलन लिखने के बाद आप क्या करते हो, केस 1 के लिए स्टेटमेंट लिखते हो। ठीक है, जैसे आपने प्रिंट एफ लिख दिया, यू एंटर 1। ठीक है, आप ये लिख लो। अब आपने एक बात ये याद रखनी है कि जब भी आपका जो केस है उसकी स्टेटमेंट एंड होंगी तो उसके एंड पे आपने क्या लगाना है, ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाने के बाद आपने क्या लगाना है, हर स्टेटमेंट के एंड पे आप क्या लगाते हो, सेमी कोलन लगाते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, केस 2 कह लो, केस 2। अगर वैल्यू यूज़र क्या एंटर करता है, ए की 2, तो ए की वैल्यू 2 है तो कौन सा केस चलेगा, 2 वाला। अगर यूज़र एंटर करता है ए की वैल्यू 1 तो कौन सा केस चलेगा, 1 वाला। ठीक है, तो आप क्या करते हो, प्रिंट एफ यू एंटर 2। ठीक है, ये आ गया आपका। और हर एक केस के एंड पे आप क्या लगाते हो, ब्रेक लगाते हो। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो अगर आपका केस 2 भी हो जाता है, मतलब केस 2 चल गया और केस 2 में आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के बाद ब्रेक नहीं लगाया, तो आपके जितने भी नीचे केस होंगे वो भी चल जाएंगे और आपने जो डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा है
वो भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा वहाँ तक जहाँ तक वो ब्रेक ना लगा हो। आपने क्या करना है, अब आप चाहते हो केस 1 या 2 के अलावा यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करे तो आप उसे क्या करवा दो, एक डिफ़ॉल्ट मैसेज शो करवा दो। आप क्या लिखोगे, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, प्रिंट एफ। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लीज़ एंटर वैल्यू 2 और 1 और 2, ठीक है। इसका मकसद ये है कि अगर यूज़र ने ऐसी वैल्यू एंटर कर दी जो कि आपका केस है ही नहीं, तो वो किसके अंदर चले जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाले के पास चले जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, आपने 1 एंटर किया तो ये क्या एंटर होगा, कौन सा केस चलेगा, केस 1 वाला, कि इधर 1 है, यूज़र ने भी क्या एंटर की है कि वैल्यू 1, तो आपका ये वाला केस चल गया। अगर आप क्या करते हो, वैल्यू एंटर करते हो 2, तो कौन सा केस चलेगा, 2 वाला। और अगर आप 1 और 2 के अलावा कोई भी वैल्यू एंटर करोगे तो आपका कौन सा चलेगा, डिफ़ॉल्ट वाला ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो ये डिफ़ॉल्ट है वो आप क्या कर सकते हो, कहीं किसी भी जगह पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इधर भी यूज़ कर सकते हो उसे, लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट वाला काम है ये तब भी एग्जीक्यूट होगा जब यूज़र 1 और 2 के अलावा ऐसी वैल्यू एंटर करेगा जो कि केस आपका है ही नहीं। मतलब अब आपके केस कितने हैं, 1 और 2 ही हैं, तो 1 और 2 के अलावा जो भी वो एंटर करेगा तो आपका कौन सा चलेगा, डिफ़ॉल्ट चलेगा, ठीक है। तो आप डिफ़ॉल्ट को केसेस के दरमियान भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो चलेगा तब भी जब आपकी वैल्यू, आपने यूज़र ने ऐसी वैल्यू एंटर कर दी जो उस केस में है ही नहीं, तो आपका डिफ़ॉल्ट चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप एग्जीक्यूट करके देख लो इसे, अगर आप वैल्यू एंटर करते हो, कह लो कि 12 आपने एंटर किया, तो ये आपका प्रिंट हो गया क्या, प्लीज़ एंटर वैल्यू 1 और 2, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। तो अब हमने इफ़ को भी देख लिया, इफ़ एल्स को भी देख लिया, नेस्टेड इफ़ को भी देख लिया, इफ़ एल्स इफ को भी देख लिया और स्विच को भी देख लिया, ठीक है। तो स्विच के लिए आपने डिफरेंस ये याद रखना है कि आप इसे क्या किस लिए यूज़ कर सकते हो, सिंपल, किस लिए, ऐसे वेरिएबल जिनकी डाटा टाइप क्या है, करैक्टर है या फिर इंटीजर है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। आप इसे किस लिए यूज़ नहीं कर सकते, डबल और फ्लोट के लिए, वैल्यूज़ के लिए यूज़ इसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी क्या करता है, इसमें भी आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट मल्टीपल्स ऑप्शंस होते हैं। और एक बात आपने ये नोट की होगी तो कि इफ़ में हम क्या लगाते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं, डबल इक्वल का कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगा देते हैं, ठीक है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इफ़ में आप क्या करोगे, सिंपल आप इधर लेबल लगा सकते हो कि लेबल 1 हो, 2 हो तो क्या हो, ठीक है। इधर आप सिंगल करेक्टर्स लगा सकते हो, ठीक है, लेबल के तौर पे, ठीक है। ये लेबल मतलब ये वैल्यू जो आपने लिखी, जैसे इधर 1 है तो 1 क्या है, एक लेबल है। तो अब हम, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।